कक्षा 10वीं खंड अवस, विषय हिंदी, व्याकरण, वाक्य। पिछले दिन हम लोगों ने वाच्य देखा था। वाच्य, वाच्य भेद, वाच्य रूपांतरण, और मुझे लगता है कि वाच्य में आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभ्यास से आप अच्छा कर लेंगे, ऐसी उम्मीद है। आज हम लोग वाक्य देखेंगे और जब हम वाक्य पर विचार करेंगे तो देखेंगे कि इसमें 2-3 बातें होती हैं। पहला, शब्द सार्थक हों, शब्दों का जो हम समूह लेंगे वह व्यवस्थित हो। कहने का अर्थ, व्याकरण का जो नियम है तदनुकूल वाक्य का निर्माण हो, अर्थात पहले कर्ता तब कर्म और अंत में क्रिया आवे। कर्ता कर्म क्रिया, हिंदी गद्य की ऐसी व्यवस्था है। अंग्रेजी में पहले सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब ऑब्जेक्ट। संस्कृत में छूट है कि आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन विभक्ति उसकी सही होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम हिंदी में लिखते हैं कि राम एक किताब पढ़ता है, तो कर्ता कर्म क्रिया के अनुसार इसकी सजावट है। अंग्रेजी में इसे आप लिखेंगे राम रीड्स अ बुक, SVO, पहले सब्जेक्ट तब वर्ब तब ऑब्जेक्ट, अर्थात पहले कर्ता तब क्रिया तब कर्म। संस्कृत में इसका बनता है रूपांतरण, रामः पुस्तकम पठति। रामः पुस्तकम पठति। अब अगर कोई चाहे तो लिख सकता है पुस्तकम रामः पठति, पठति पुस्तकम रामः। आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। संस्कृत में विभक्ति सही होनी चाहिए, लेकिन हिंदी में पहले कर्ता तब कर्म तब क्रिया। यह हुआ व्यवस्थित समूह, यह हुआ व्याकरण के नियम के अनुसार वाक्य निर्माण। और तीसरी बात, जो भी हम शब्दों का समूह लेते हैं, नियमानुसार उसे सजाते हैं, तो उसका पूरा पूरा अर्थ निकले। तो इस प्रकार से आप वाक्य की परिभाषा देंगे। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, जिसका पूरा पूरा अर्थ प्रकट हो, अथवा पूर्ण आशय प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। अब इतना तो आपने जान लिया कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। अब हम देखेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। इसे आप कैसे समझेंगे? एक वाक्य लीजिए, सीता पत्र लिखती है। अब आप मन ही मन प्रश्न कीजिए खुद से, किसके बारे में कहा गया है? तो आपको खुद उत्तर मिलेगा, सीता के बारे में कहा गया है। तो जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो इस वाक्य में सीता क्या है? उद्देश्य है। अब दूसरा प्रश्न कीजिए कि सीता के बारे में क्या कहा गया है? तो आप कहेंगे कि सीता के बारे में कहा गया है, उद्देश्य के बारे में कहा गया है, पत्र लिखती है। यह जो भाग हुआ पत्र लिखती है, यह है विधेय।
तो इस प्रकार से वाक्य के दो अंग हुए, उद्देश्य और विधेय। अब देखिए, उद्देश्य और विधेय का हम विस्तार भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। लड़का पढ़ता है। अब यहाँ पर कोई पूछ दे किसके बारे में कहा गया, तो लड़का के बारे में कहा गया। तो उद्देश्य कौन हुआ? लड़का। क्या कहा गया है लड़का के बारे में? पढ़ता है। उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया है? पढ़ता है। तो यह जो हुआ पढ़ता है, यह हुआ विधेय। अब इसका विस्तार कैसे करेंगे? देखिए, लड़का के पहले आप लिख दीजिए अच्छा। कैसा लड़का? अच्छा लड़का। अच्छा क्या हुआ? विशेषण। कौन विशेषण? गुणवाचक। क्यों विशेषण हुआ? क्योंकि लड़का की विशेषता बता रहा है। तो लड़का का अर्थात उद्देश्य का विस्तार किया गया। कैसे? विशेषण जोड़ करके। कोई यहाँ पर संबंध सूचक शब्द भी जोड़ सकता है, जैसे राम का लड़का, तो राम का लड़का संबंध कारक, संबंध सूचक शब्द, यह भी जोड़ करके आप विस्तार कर सकते हैं। अब देखिए, विधेय का विस्तार क्या करेंगे, कैसे करेंगे? विधेय का विस्तार हम करेंगे क्रिया विशेषण जोड़ करके। जैसे आपको पहला वाक्य मिला है, लड़का पढ़ता है, विधेय है पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? रीति, तरीका, पद्धति आप जोड़ दीजिए। मन लगाकर, अच्छी तरह से, ध्यान पूर्वक। तो यह सब अगर आप जोड़ देते हैं, मैंने जोड़ा है मन लगाकर, तो मन लगाकर यह क्या हुआ? क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बता दे। और कैसा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक। रीति बताइए, कैसे पढ़ता है? मन लगाकर। क्रिया की विधि है, रीति है, तरीका है, पद्धति है, इसलिए यह जो क्रिया विशेषण हुआ वह हुआ रीतिवाचक क्रिया विशेषण, मन लगाकर। तो इस प्रकार से आप उद्देश्य और विधेय का विस्तार कर सकते हैं, किया जाता है। अब देखिए, अब जब हम वाक्य की बात कर रहे हैं तो वाक्य के बारे में पहले मौलिक बातें जान लें। तो वाक्य के कुछ गुणधर्म होते हैं। क्या क्या गुणधर्म हैं? 1 क्रम, 2 योग्यता, 3 सातत्य अर्थात निरंतरता, 4 जिज्ञासा। ये 4 मुख्य गुणधर्म हैं वाक्य के। क्रम, क्रम का मतलब वही नियम, पहले कर्ता, तब कर्म, तब क्रिया। जब वाक्य की आप रचना करेंगे, बनावट करेंगे, निर्माण करेंगे, तो गद्य में पहले आप कर्ता लाएंगे, फिर कर्म रखेंगे, तब क्रिया देंगे। यह क्रम होना चाहिए। कविता में इस बात की छूट है। महान लेखक जो होते हैं, बड़े बड़े लेखक, उनकी बात कुछ अलग होती है, लेकिन सामान्य जब आप छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको नियम के मुताबिक गद्य में, वाक्य निर्माण में आपको क्रम पर ध्यान देना अनिवार्य है, जो वाक्य का पहला गुणधर्म है। लेकिन अगर आप इस क्रम का निर्वाह नहीं करेंगे तो आपका वाक्य गलत माना जाएगा, क्योंकि आपने क्रम का निर्वाह नहीं किया। तो यह शर्त है कि वाक्य में क्रम का निर्वाह होना ही चाहिए। अब दूसरा गुणधर्म है योग्यता। जब आप वाक्य बनाते हैं शब्दों से, सार्थक शब्दों से, नियम के मुताबिक आप उसे सजाते हैं, तो कैसे आप सजाते हैं, कैसे आप निर्माण करते हैं? क्या जैसे तैसे? नहीं। आप जो शब्द लेंगे वाक्य में, तो शब्द का संबंध वहाँ उचित होना चाहिए, स्थानगत उसकी योग्यता होनी चाहिए।
आप सार्थक शब्द भी ले लेंगे, आप नियम से वाक्य का निर्माण भी कर लेंगे, लेकिन स्थानगत योग्यता वहाँ अगर नहीं हो तो वाक्य गलत कहा जाएगा, वाक्य गलत हो जाएगा। इसे आप कैसे समझेंगे? एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। राम कलम से खेत जोतता है, तो कर्ता भी है, करण कारक भी है, कर्म भी है, क्रिया भी है, सब कुछ है। सार्थक शब्द हैं, व्यवस्थित हैं, नियम के अनुसार हैं, लेकिन फिर भी यह वाक्य गलत है, अयोग्य है, योग्यता का अभाव है। कहेंगे क्यों, कैसे? बंधु, कलम से लिखने का काम होता है, कलम से खेत जोतने का काम नहीं होता। खेत जोता जाता है हल की सहायता से अथवा अन्य कृषि उपकरण की सहायता से। आजकल नाना प्रकार के उपकरण आ गए हैं, यंत्र आ गए हैं, मशीन आ गई है, तो उसकी सहायता से। कलम से लिखा जाता है, कलम से खेत नहीं जोता जाता है। तो यहाँ जो शब्द आपने लिया करण कारक के रूप में, माध्यम के रूप में, वह उचित नहीं है, उसमें स्थानगत योग्यता का अभाव है। इसलिए यह जो वाक्य लिखा गया है, राम कलम से खेत जोतता है, स्थानगत योग्यता के अभाव के कारण वाक्य गलत। तो सही क्या होगा? थोड़ा परिवर्तन करना होगा। क्या परिवर्तन हम करेंगे? देखा जाए। राम कलम से खेत जोतता है, यहाँ जब आप इस प्रकार से वाक्य लिखेंगे, राम कलम से लिखता है, तो वाक्य सही हो जाएगा। इसमें स्थानगत योग्यता है, सार्थक शब्द हैं, व्यवस्थित हैं, अर्थात व्याकरण के नियम का पालन किया गया है, और शब्दों का स्थानगत उचित अर्थ भी है, उचित योग्यता भी है, उचित संबंध भी है, तो यह वाक्य सही है, क्योंकि इसमें सार्थक शब्द हैं, व्यवस्थित हैं, स्थानगत योग्यता से परिपूर्ण है। कोई आदमी इसको ऐसे भी लिख सकता है, राम हल से खेत जोतता है, तो फिर वाक्य सही हो जाएगा। खेत जोतने का काम हल से अथवा अन्य कृषि उपकरण से अथवा किसी अन्य खेतीबाड़ी संबंधी मशीन की सहायता से, यंत्र की सहायता से, उपकरण की सहायता से, तो फिर स्थानगत योग्यता आ जाएगी और फिर वाक्य आपका सही माना जाएगा, सही कहा जाएगा। तो दूसरा इसका रूप ऐसा भी होगा कि राम हल से खेत जोतता है, तो यह वाक्य हर तरह से, हर दृष्टि से उचित है, सही है, उपयुक्त है। राम हल से खेत जोतता है, और ऐसा लिखने पर ही वाक्य योग्य कहा जाएगा, उचित कहा जाएगा, सही माना जाएगा। तो वाक्य में योग्यता का होना अपेक्षित है। तीसरा गुणधर्म है वाक्य का सातत्य। अब सातत्य सतत से बना है, सातत्य निरंतर, कंटिन्यूअस, निरंतरता। क्या मतलब हुआ इसका? ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई लड़का है जो दिन के सुबह के 8 बजे बोले राम, चुप हो जाए, फिर जब घड़ी में 9 बजे तब वह बोले आम, फिर चुप हो जाए, फिर 10 बजे बोले खाता, और फिर 11 बजे बोले है। क्या आप इसको वाक्य कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? निरंतरता का, सातत्य का अभाव है। यही बात अगर कोई छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में, कॉपी में किसी एक पृष्ठ पर लिखे राम और कुछ नहीं लिखे, फिर पृष्ठ उल्टा ले, पेज उल्टा ले, अगले पृष्ठ पर लिखे, दूसरे पृष्ठ पर आम, फिर और कुछ नहीं लिखे, फिर तीसरे पृष्ठ पर लिखे खाता, और फिर अगले चौथे पृष्ठ पर लिखे है और पूर्ण विराम दे दें,
क्या आपसे ही कोई पूछ दे इसे वाक्य कहेंगे, आप कहेंगे नहीं। कोई पूछ दे क्यों नहीं कहेंगे वाक्य, क्योंकि सार्थक शब्द लिए गए हैं, है ना, क्रमानुसार हैं, स्थानगत योग्यता भी है, लेकिन फिर भी यह वाक्य नहीं है क्योंकि निरंतरता का अभाव है, सातत्य का अभाव है। आप एक साथ एक जगह लिखेंगे राम आम खाता है, तब जा कर के उसमें सातत्य का निर्वाह होगा, निरंतरता का निर्वाह होगा, और तब वह सही अर्थ में वाक्य कहलाएगा, तभी आप उसको वाक्य कहेंगे, है ना। अलग अलग पृष्ठ पर अलग अलग शब्द लिखने पर वह मात्र शब्द होगा, वाक्य नहीं होगा, उसको वाक्य नहीं कहेंगे। तो आपने इस प्रकार से क्या देखा कि वाक्य में सातत्य होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, यह जरूरी है, तभी वह वाक्य होगा। अब हम अगले गुणधर्म पर विचार करें। चौथा गुणधर्म है वाक्य का क्या, जिज्ञासा, अर्थात जानने की इच्छा, आगे क्या और क्या। अब मान लीजिए आपको कहीं लिखा हुआ मिले या कोई छात्र लिखता है इस प्रकार से, जैसे ही वर्षा हुई, और वह, है ना, डॉट डॉट देकर छोड़ दे या यूं ही छोड़ दे, तो पढ़ने के बाद आपको क्या लगेगा कि इसमें कुछ और होना चाहिए, कुछ छूटा हुआ है, आप आगे की बात जानना चाहेंगे, इसके बाद क्या और क्या। तो यह जो आपके मन में इच्छा आई कि आगे क्या और कौन सी बात है इसमें, ये तो वाक्य अधूरा लग रहा है, अपूर्ण है। तो यह जो आपके मन में जानने की इच्छा हुई, यह जिज्ञासा, आगे क्या, इसके बाद क्या। जैसे ही वह विद्यार्थी उसमें जोर दे कि जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगा, जैसे ही वर्षा हुई मेढक टरटराने लगे, जैसे ही वर्षा हुई किसान खेत की ओर चल पड़े, जैसे ही वर्षा हुई बच्चे उछलने लगे, जैसे ही वर्षा हुई बच्चे नहाने लगे, तो आपकी जिज्ञासा पूरी हो जाएगी और वाक्य भी पूरा हो जाएगा, आपकी जिज्ञासा भी पूरी हो जाएगी। आपके हाँ अब हुआ। तो वाक्य का चौथा गुणधर्म है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। तो आपने क्या देखा, वाक्य के मुख्यतः 4 गुणधर्म होते हैं। 1 क्रम, 2 योग्यता, 3 सातत्य, 4 जिज्ञासा। ये 4 मुख्य गुणधर्म हैं। आप और भी सोच सकते हैं, अगर आपकी दृष्टि में और भी कुछ हो तो आप सोचेंगे, आपके लिए हमने समय दिया। अब 9वीं कक्षा में आपने अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पढ़ा है, सीखा है, समझा है। 10वीं कक्षा में आपके पाठ्यक्रम में रचना की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से वाक्य भेद पढ़ना है। तो आप जानिए, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा, चाहे वो 8वीं कक्षा में आपने पढ़ा हो या किसी और कक्षा में आपने रचना की दृष्टि से वाक्य भेद के बारे में पढ़ा हो। यहाँ तो आपको वाक्य भेद रचना की दृष्टि से देखना ही है, परिभाषा देखनी है, उदाहरण देखना है और फिर रूपांतरण भी करना है, एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदलना है।
तो अब आप विचार करें रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेदों पर। कौन कौन? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। लेकिन आगे बतलाने से पहले हम आपसे फिर कुछ जानना चाहेंगे। आपने क्या सीखा? इतना जो मैंने अभी बताया, आपने सुना, आपने सीखा, आपने समझा, तो मैंने आपको पहले कहा कि सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। अब कोई लिख दे विद्यार्थी राम पटना हिमालय, तो राम पटना हिमालय तीनों सार्थक शब्द हैं, क्योंकि तीनों के अर्थ हैं। तो क्या आप इसे वाक्य कहेंगे? इसे आप वाक्य नहीं कहेंगे, यह उदाहरण कहा जाएगा, संज्ञा का उदाहरण। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, पटना भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिमालय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति विशेष खास के नाम का बोध, नाम का उल्लेख किया गया है। राम किसी व्यक्ति का नाम है, पटना एक शहर का नाम है, हिमालय एक पहाड़ का नाम है। तो सार्थक शब्द हैं, आपने एक साथ लिखा, लेकिन इसे आप वाक्य नहीं कहेंगे, क्योंकि व्यवस्थित नहीं है। वाक्य का जो गुणधर्म है, वाक्य का जो नियम है, वाक्य की जो परिभाषा है, उसको यह पूरा नहीं करता है। तो वाक्य में कर्ता हो, कर्म हो, क्रिया हो, है ना, तो ही क्रम, है ना, योग्यता, सातत्य, है ना। तो क्रम, योग्यता, सातत्य और जिज्ञासा, इसका भी पालन करना है। इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब फिर मैंने आपसे कहा कि वाक्य के अंग, है ना, तो वाक्य का अंग आपने इसे भी समझा। 2 अंग होते हैं वाक्य के, उद्देश्य और विधेय। आपसे कोई पूछ दे, बताइए बंधु, उद्देश्य किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए। वाक्य में, क्योंकि वाक्य की बात हो रही है, तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे राम किताब पढ़ता है, तो यह वाक्य हो गया, पूरा क्रम से है, सब कुछ है। किसके बारे में कहा गया? राम के बारे में कहा गया। तो राम क्या हो गया? वाक्य का कौन सा अंग हुआ? उद्देश्य। ऐसे आप पहचानेंगे। इसे ही अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट, उद्देश्य, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। और राम किताब पढ़ता है, क्या करता है? राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है? किताब। किताब कर्म कारक, क्योंकि काम का फल किताब पर पढ़ रहा है। राम क्या करता है? पढ़ता है। पढ़ना काम का बोध कराता है, जिससे काम करने या होने का बोध हो। और इसमें भी पढ़ता क्या है? मुख्य क्रिया, कर्ता के द्वारा किए गए मुख्य काम का पता चलता है इससे। और तीसरा, अगली बात है, यह क्या है? यह भी क्रिया है, लेकिन यह कौन सी क्रिया है? सहायक क्रिया। क्यों सहायक क्रिया? मुख्य क्रिया के अर्थ प्रकाशन में यह सहायक होता है, साथ देता है, तभी पूरा पूरा अर्थ निकलता है। आप अगर यहीं तक लिख दें राम किताब पढ़ता, वह आता, तो एक संकेत,
एक शर्त, एक इच्छा, एक कामना, एक है ना विचार, ऐसा। लेकिन लगेगा हाँ आप इसको ऐसे जो राम किताब पढ़ रहा, तब तो कोई कामना भी नहीं, कोई इच्छा भी नहीं। तो राम किताब पढ़ रहा है जैसे ही देंगे तो काल का भी पता चलेगा, वाक्य भी पूरा हो जाएगा, अर्थ भी पूरा पूरा निकलेगा। तो मुख्य क्रिया के अर्थ प्रकाशन में क्रिया का जो रूप सहायक होता है उसे आप कहते हैं सहायक क्रिया। मैंने कहा मुख्य क्रिया, इसको आप और एक उदाहरण से समझें। राम आकर पढ़ने लगा, तो राम के द्वारा कितने काम हुए यहाँ पर? 2 काम। कौन कौन 2 काम? पहला काम हुआ राम का आना, और दूसरा काम क्या हुआ? पढ़ना। तो कर्ता के द्वारा, यहाँ पर कर्ता कारक राम है, उसके द्वारा 2 काम किए जा रहे हैं। पहला काम है आना, दूसरा काम है पढ़ना। तो आकर पढ़ने लगा, आकर है पूर्वकालिक क्रिया, और यहीं पर पढ़ने लगा, इससे वाक्य पूरा होता है, इससे वाक्य का समापन होता है, अंत होता है, तो यह समापिका क्रिया भी है। तो ऐसे आप पूर्वकालिक क्रिया, समापिका क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, इस सब को आप जानेंगे। क्योंकि इसे जब तक आप जानेंगे नहीं तो आप पूरा पूरा अर्थ, पूरा पूरा बोध, पूरा पूरा भाव आप नहीं निकाल पाएंगे। सांगोपांग आप समझ लें, यह आवश्यक। तो वाक्य के कितने अंग हो गए? 2 अंग, उद्देश्य और विधेय। और विस्तार भी मैंने बताया कैसे उसको आप बढ़ा सकते हैं, लंबा चौड़ा कर सकते हैं। तो आप कुछ जोड़ करके विस्तार करेंगे, जैसे तैसे कुछ नहीं जोड़ देंगे, वह भी नियम से ही होगा। कर्ता के पहले आप कोई विशेषण जोड़ दें, कर्ता के पहले कोई संबंध सूचक शब्द जोड़ दें, अर्थात उचित शब्द, ताकि उसका संबंध कायम रहे। ऐसा नहीं लगे कि आपने कुछ डाल दिया, कुछ लिख दिया, कुछ कह दिया। जो भी आप जोड़ेंगे वह भी उचित हो। मैंने आपको विशेषण जोड़ करके बताया, अच्छा लड़का। मैंने यह भी कहा था कि राम का, ये मेरा भाई राम या राम का लड़का, लड़का पढ़ता है, मैं उस पर विचार कर रहा हूँ, तो राम का लड़का संबंध सूचक है ना। अगर कोई पिता बात करेंगे तो कहेंगे मेरा लड़का मन लगाकर पढ़ता है, अच्छा लड़का मन लगाकर पढ़ता है, अच्छा लड़का ध्यान से पढ़ता है। तो विशेषण जोड़ दें, उद्देश्य के पहले संबंध सूचक कोई शब्द जोड़ दें, संबंध कारक का रूप ला दें, तो उद्देश्य का विस्तार हो गया। और विधेय के विस्तार में अब क्रिया है, यहाँ पर लड़का पढ़ता है, मैंने छोटा वाक्य लेकर के बताया आपको, पढ़ता है क्रिया है। मैंने कहा कि आप क्रिया विशेषण जोड़ दीजिए, मन लगाकर पढ़ता है, ध्यान से पढ़ता है, बारीकी से पढ़ता है, जोर से पढ़ता है, बोल कर पढ़ता है, धीरे धीरे पढ़ता है, कई शब्द हैं। मैंने जो कहा उसके अलावे भी आप उचित शब्द, उचित अंश जोड़ देंगे, विधेय का विस्तार हो जाएगा। अच्छा लड़का मन लगाकर पढ़ता है, अच्छा लड़का समझकर पढ़ता है। जब आप समझकर पढ़ेंगे तो ज्ञान आपका ठोस होगा, कहीं गलती की बात नहीं रहेगी, जाएगी, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। तो ऐसे आप विस्तार करेंगे। तो लिखने का अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि
अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे, समझ लेंगे, इसी से कहेंगे कि मेरा काम हो गया, जी नहीं। यह जान लीजिए, रीडिंग इज सिल्वर, राइटिंग इज गोल्ड। जब आप लिखेंगे समझ करके, और अगर सही हुआ हो, तब लगेगा हाँ आपने पूरा ज्ञान हासिल किया, तभी वह सही माना जाएगा। तो गुणधर्म में आपने देखा क्रम, सातत्य, योग्यता, जिज्ञासा। क्रम, योग्यता, सातत्य, जिज्ञासा। और तब आपने देखा रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। हम इन तीनों की परिभाषाएं, उदाहरण और रूपांतरण अगले दिन, अगले अध्यापन दिवस में करेंगे। आप व्याकरण की किताब से पढ़ेंगे भी, और मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद।